नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी टीएमसी उम्मीदवारों की सूची की, सरकार पर राहुल गांधी की मुहिम की, बताएंगे कि असम में क्यों मुश्किल में फंसी है बीजेपी और आज दिन भर क्या रहा किसानों के आंदोलन का हाल, और बुलेटिन के आखिर में बात कैसे रेलवे भी जनता की जेब करेगा खाली। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। 7 मार्च को लेंगे बीजेपी की सदस्यता। मिथुन ने पिछले महीने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। शनिवार को होगी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर होगी बैठक। सीबीएसई ने 13 से 15 मई के बीच होने वाली सभी बोर्ड परीक्षाएं की स्थगित। जारी की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 की संशोधित डेट शीट। इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट में ऋषभ पंत की शतकीय पारी से संभला भारत। पंत ने बनाए 101 रन, वॉशिंगटन सुंदर ने भी बनाया अर्धशतक। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय भारत ने बनाए 7 विकेट पर 294 रन। इंग्लैंड पर मिली 89 रनों की बढ़त। हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 440 अंकों की गिरावट के साथ 50,405 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 142 अंकों की गिरावट के साथ 14,938 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए आज टीएमसी की ओर से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। बंगाल विधानसभा की 294 में से 291 सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 सीटें उसने अपने सहयोगी को दी हैं। और आज टीएमसी ने सभी 291 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी और किस किस उम्मीदवार पर टीएमसी ने लगाया दांव, देखिए ये रिपोर्ट। ममता बनर्जी पर 1 सीट से चुनाव लड़ेंगी या 2 सीट से, इस पर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन आज ममता ने साफ कर दिया कि वो 1 ही सीट से चुनाव लड़ेंगी और वो सीट है नंदीग्राम, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हो सकता है। टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज अपनी पार्टी के 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए कहा कि टीएमसी ने सभी वर्ग को टिकट वितरण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। 3 सीटें जो उत्तर बंगाल की हैं वो सहयोगी दल के लिए छोड़ी गई हैं। इस बार 28 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। जिन लोगों की उम्र 80 साल से ज्यादा हो गई थी उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। कई लोगों के टिकट मजबूरी में काटने पड़े हैं। 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया है, जबकि 50 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। एससी वर्ग को 79 और एसटी वर्ग को 17 सीटें दी गई हैं। वित्त मंत्री अमित मित्रा को स्वास्थ्य कारणों से टिकट नहीं दिया गया है। पार्थो चटर्जी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। ममता ने कहा कि कई योग्य उम्मीदवारों को टीएमसी टिकट नहीं दे पा रही है, लेकिन ऐसे लोगों का पूरा उपयोग किया जाएगा। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन किया जाएगा और उन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा। जिन लोगों को टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया है उनमें बांकुरा से फिल्म स्टार सायांतिका, उत्तरपाड़ा से कंचन मलिक, शिवपुर से क्रिकेट मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है। सिंगर अदिति मुंशी को राजरहाट, चंद्रिमा भट्टाचार्य को नॉर्थ दमदम से टिकट दिया गया है। वरिष्ठ टीएमसी नेता मदन मित्रा को कमरहाटी, मंत्री शशि पांजा को श्यामपुकुर से टिकट दिया गया है। ममता ने बताया कि वो 9 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी, 10 मार्च को नामांकन पत्र भरेंगी और 11 मार्च को वो वहां से वापस आ जाएंगी। टीएमसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि वो 8 मार्च को गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में सिलेंडर मार्च करेंगी। वैसे महंगाई को लेकर सिर्फ टीएमसी ही नहीं, हर विपक्षी दल सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, लेकिन हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही है। सरकार लोगों को राहत देने के बजाय जनता की परेशानियों को बढ़ाती जा रही है। ऐसे में विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और आज एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए #स्पीकअप अगेंस्ट प्राइस राइज का कैंपेन शुरू किया और लोगों को इससे जुड़ने की अपील भी की। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है। देश के खराब होती स्थिति के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। #स्पीकअप अगेंस्ट प्राइस राइज कैंपेन से जुड़िए।
बीजेपी सरकार 2014 के चुनाव में सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आई थी, जिसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि सरकार जनता को राहत देगी। लेकिन इन दिनों महंगाई की मार जनता के सिर पर आ गिरी है। देश की राजधानी में पेट्रोल 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाले नॉन सब्सिडी एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम अब 819 रुपए हो गया है। इसके साथ ही फल और सब्जियों पर भी महंगाई का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही अगर बेरोजगारी की बात करें तो थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड के नवीनतम डाटा के मुताबिक दिसंबर 2020 में 38.7 मिलियन भारतीय बेरोजगार थे और इस दौरान बेरोजगारी दर बढ़कर 9.1% हो गया था। सरकार का विकास का नारा सिर्फ चुनावी बनकर ही नजर आ रहा है, क्योंकि धरातल पर तो इस नारे का असर विपरीत होता ही दिख रहा है। ऐसे में विपक्ष की ओर से उठ रही आवाज पर केंद्र सरकार क्या जवाब देगी और जनता को राहत देने के लिए सरकार क्या प्रावधान लाएगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। देश की जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार पर असर है तो सिर्फ चुनावों का। बीजेपी की पूरी रणनीति चुनावी राज्यों पर टिकी है। असम में पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी को हार का डर सता रहा है, जिस कारण से राज्य में सरकार होते हुए भी बीजेपी सीएम फेस के बिना चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी राज्य में सीएम नहीं बल्कि पीएम के नाम पर ज्यादा जोर दे रही है। तो क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। असम में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। सियासत के धुरंधर अब चुनावी अखाड़े में प्रचार के लिए उतर आए हैं। राजनीतिक दलों के जरिए चुनावी राज्यों में जोर शोर से प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ चुनावों में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच सभी पार्टियां अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी हैं, तो साथ ही नेताओं के दल बदल का दौर भी चल रहा है। इसके अलावा चुनावी माहौल के बीच सियासत के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। 5 साल से असम की सत्ता पर राज कर रही बीजेपी का इस चुनाव में डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपने डर की वजह से ही तो वो अब की बार सीएम के चेहरे के साथ मैदान में नहीं उतर रही हैं। असम चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बीजेपी असम में बिना सीएम उम्मीदवार के चुनाव मैदान में जाएगी, यानी चुनाव से पहले पार्टी सर्बानंद सोनोवाल के नाम पर मुहर नहीं लगाएगी। बीजेपी के इस फैसले में उसकी हार का डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को झारखंड और दिल्ली का दर्द याद आ रहा है। दरअसल इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी सीएम के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। वहां पीएम मोदी के साथ सीएम के नाम को भी जोर शोर से उछाला गया था, लेकिन बीजेपी की इस रणनीति का उसे फायदा नहीं मिला और दोनों ही राज्यों में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। यही वजह है कि बीजेपी हार के डर से असम में दांव लगाने को तैयार नहीं है। बीजेपी के इस फैसले से पार्टी में बगावत भी छिड़ सकती है, जिसका उसे नुकसान हो सकता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 3 चरणों में 126 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी जीत पाती है या नहीं। बीजेपी को डर है कि राज्य में सर्बानंद के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। यदि किसी और को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया तो सर्बानंद खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे खेल तो बीजेपी का किसान भी बिगाड़ने की तैयारी में है। किसान यूनियनें पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि चुनावी राज्यों में वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। आज कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन को 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार से समझौता होता नहीं दिख रहा, क्योंकि सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। तो प्रदर्शन के 100वें दिन क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। आज किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसानों की मांगों का कोई समाधान अब तक नहीं निकला है। सरकार का दावा है कि उसकी ओर से किसानों को समझौते का फॉर्मूला सौंपा जा चुका है। यदि किसान तैयार हैं तो इस पर सहमति बन सकती है, जबकि किसान यूनियनें सरकार के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर चुकी हैं। अब इंतजार है नए प्रस्ताव का, लेकिन ये प्रस्ताव देगा कौन, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अब उसके पास कोई नया प्रस्ताव नहीं है। किसान या तो सरकार के पुराने प्रस्ताव पर चर्चा कर लें या अपना कोई प्रस्ताव सरकार को भेज दें। सरकार के फैसले से किसानों में गुस्सा देखा जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया कि किसानों का आंदोलन लंबा चलेगा। ये कम से कम उतने दिन तो चलेगा ही जितने बीजेपी के सांसद हैं। यदि बात बीजेपी के सांसदों की हो तो दोनों सदनों में इनकी संख्या 400 के करीब है, यानी किसान 400 दिन आंदोलन करने को तैयार हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि फसलों के फैसले कोई और नहीं, किसान करेगा। अपने ट्वीट्स में उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखने का फॉर्मूला भी बताया।
लंबी लड़ाई के लिए एक गांव, एक ट्रैक्टर, 15 किसान और 10 दिन चाहिए, ये फॉर्मूला है। कारों से आंदोलन नहीं चला करते। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार अपना फैसला वापस न ले ले। किसानों ने 15 मार्च तक आंदोलन के नए कार्यक्रमों का एक कैलेंडर तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार किसान संयुक्त मोर्चा ने 6 मार्च को केएमपी पर 5 घंटे तक चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने साफ कर दिया कि वो चुनावी राज्यों का बीजेपी का विरोध करेंगे। इसकी शुरुआत 12 मार्च को कोलकाता से होगी। वहीं आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीज बोकर जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा व खराब मौसम से वे नहीं डरते हैं। तीनों कानून तो वापस करने ही होंगे। #फार्मर्स प्रोटेस्ट 100 डेज। किसान जिद पर हैं कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। किसानों की जिद के आगे मोदी सरकार फिलहाल तो झुकती नहीं दिख रही है, लेकिन केंद्र की इस जिद के कारण हरियाणा की बीजेपी सरकार जरूर मुश्किल में फंस गई है। हरियाणा में आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन ये सत्र सरकार के लिए मुश्किल भरा दिख रहा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जिससे खट्टर के साथ ही दुष्यंत चौटाला की साख भी दांव पे लग गई है। देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन को अब 100 दिन पूरे होने वाले हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे अन्नदाताओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उन्होंने अपने आंदोलन को धार देने की रणनीति भी तैयार कर ली है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं मोदी सरकार के साथ साथ खट्टर सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि जहां किसान सामने खड़े हैं तो वहीं विपक्ष भी उनका साथ देते हुए सरकार की नींव हिला रहा है। और आज तो बजट सत्र की शुरुआत भी हो गई है, जिसमें खट्टर सरकार की चौतरफा घेराबंदी होगी, क्योंकि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के बाद विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर रखा है। विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक 3 कृषि कानूनों के विरोध में चर्चा की मांग करेंगे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रही है, लेकिन इसे स्वीकार या अस्वीकार करना स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। वहीं कांग्रेस विधायकों के जरिए लाए जा रहे प्रस्ताव को स्पीकर अगर स्वीकार करते हैं तो 10 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी जरूरी होगी। ऐसे में खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि समीकरणों के लिहाज से देखें तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें खाली हैं। मौजूदा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 88 है, जिनमें 40 बीजेपी, 30 कांग्रेस, 7 निर्दलीय, 10 जेजेपी विधायक और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा है। ऐसे में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो खट्टर सरकार को 45 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। बीजेपी जेजेपी के निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बनी सरकार के पास 55 विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन फिलहाल 8 विधायक सरकार से अपनी नाराजगी जता चुके हैं और अब आगे जेजेपी के नेताओं की नाराजगी बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि चौटाला को किसानों के करीबी नेता के रूप में जाना जाता है। जेजेपी के विधायक भी उन पर दबाव बनाए हुए हैं। ऐसे में प्रस्ताव आया तो चौटाला की चिंता बढ़ेगी, साथ ही सरकार का गिरना तय है। हरियाणा में बीजेपी के लिए कांग्रेस जहां परेशानी खड़ी करती जा रही है, तो वहीं बिहार में भी सीएम नीतीश कुमार की परेशानी उनके सहयोगियों ने ही बढ़ा रखी है। बीजेपी के दबाव के कारण तो पहले से ही सीएम परेशान थे। अब उनकी दूसरी सहयोगी पार्टी वीआईपी के प्रमुख और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के एक फैसले ने नीतीश कुमार को भी मुश्किल में डाल दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे के सहारे सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या फैसला लिया मुकेश सहनी ने, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में सीएम नीतीश कुमार इन दिनों चौतरफा घिरे हुए हैं। पहले ही बीजेपी हर मुद्दे पर नीतीश को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अब नीतीश कुमार की दूसरी सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी उनके लिए बड़ी परेशानी की वजह बन गए हैं। और मुकेश सहनी के एक फैसले ने आज नीतीश सरकार को विधानसभा में बुरी तरह से फंसा दिया। नीतीश कुमार विपक्ष के आरोपों से चकित रह गए और ये तक कह दिया कि उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। दरअसल हाजीपुर में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की योजना के उद्घाटन के लिए विभागीय मंत्री मुकेश सहनी को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन सहनी ने अपनी जगह अपने भाई को भेज दिया। मुकेश सहनी के भाई न केवल कार्यक्रम में पहुंचे, बल्कि उन्हें मंत्रियों वाला प्रोटोकॉल भी दिया गया, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। विधानमंडल में विपक्षी सदस्यों ने सीधे नीतीश कुमार को ही अपने निशाने पर ले लिया। नीतीश कुमार ने विपक्ष को शांत कराने के लिए आश्वासन दिया कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री ने मुकेश सहनी को तलब भी किया, जहां उन्होंने खेद प्रकट किया, लेकिन विपक्ष की मांग है कि मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाया जाए।
इसके साथ ही आरजेडी सवाल उठा रही है कि आखिर किसी सरकारी कार्यक्रम में मंत्री अपने भाई को कैसे भेज सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की मांग पर क्या नीतीश कुमार मुकेश सहनी को लेकर फैसला लेते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात, कैसे रेलवे भी जनता की जेब करेगा खाली। स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से ही देश में कई ऐसे बदलाव हुए थे जिसका प्रभाव अब तक लोगों पर है। लोगों की नौकरी चली गई, ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा, जिसके बाद अब सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा करने की कोशिश की जा रही है। और अब लंबे समय से बंद पड़ी प्लेटफॉर्म टिकट की सेवा को एक बार फिर से दिल्ली के प्रमुख स्टेशन पर शुरू कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए अब वैक्सीन आ चुकी है और देश भर में वैक्सीनेशन का काम भी जारी है, लेकिन उससे पहले देश में जो बदलाव आए थे वो अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। लोगों को मास्क का उपयोग अनिवार्य हो गया है। अब अधिकतर लोग अपने दफ्तर से काम करने के बजाय घरों से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रेनों के संचालन में भी कई बदलाव किए गए थे, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसे करने की कोशिश की जा रही है, जिसके मद्देनजर अब लंबे समय से बंद पड़ी प्लेटफॉर्म टिकट की सेवा को एक बार फिर आधी रात से राजधानी दिल्ली के प्रमुख स्टेशन पर शुरू कर दिया है। लेकिन इसकी शुरुआत के साथ ही लोगों के लिए महंगाई की मार भी बढ़ गई है। दरअसल रेलवे ने टिकट के दामों में 3 गुना बढ़ोतरी कर दी है। जहां पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब इसके लिए 30 रुपए देने पड़ेंगे। दिल्ली के साथ ही मुंबई में भी प्लेटफॉर्म टिकट के रेट बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट जहां 30 रुपए हो गया है, तो वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल, दादर और लोकमान्य तिलक टर्मिनल में 10 रुपए की पिछली दर के बजाय प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए कर दी गई है। बता दें कि टिकटों के दाम के साथ ही ट्रेनों के किराए पर भी इजाफा किया गया है। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते 1 साल पहले प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा को बंद कर दिया गया था, ताकि स्टेशन पर सिर्फ वही लोग पहुंच सकें जिनको ट्रेन में सफर करना है। लेकिन एक बार फिर इस सेवा को शुरू कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनों का संचालन भी शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को राहत तो मिलेगी ही, लेकिन बढ़ाई गई प्लेटफॉर्म टिकट और ट्रेनों की टिकट की कीमत से आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।